हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के बारे में। ओके, BEGE 142 इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो हम करेंगे राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ देदान के मात्रे के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, पूछा जाता है इनके बारे में। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। देदान के माती जो है वो इज़ द हीरोइक, एक ना हीरोइक, ठीक है, और यूनिफाइंग और रेवोल्यूशनरी प्रोटोगोनिस्ट है ऑफ द। तो ये जो कैरेक्टर है इनके बारे में बताया जा रहा है कि देदान के माती इज़ अ हीरोइक, यूनिफाइंग और रेवोल्यूशनरी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ न्योंगी वा थियोंग्स प्ले द ट्रायल ऑफ देदान किमती. He represents the unyielding spirit of Dedan's anti-colonial, ठीक है, struggle, embodying the transition of an individual into a symbol of national liberation, okay, and collective resistance. दोबारा बोल देती हूँ। देदान किमती इज़ अ हीरोइक यूनिफाइंग प्रोटैगनिस्ट ऑफ द न्योंगी वा थियोंग्स प्ले द ट्रायल ऑफ देदान किमती. ही रिप्रेजेंट्स द अनयील्डिंग स्पिरिट ऑफ देदान्स anti-colonial struggle, embodying the transition of an individual into a symbol of national liberation or collective resistance. Okay, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे देदान के माती के बारे में, क्योंकि हमें उनका जो कैरेक्टर स्केच है वो लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे अनवेवरिंग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ठीक है, कि माथी जो है ही इज़ डीपली ग्राउंडेड इन हिज मिशन टू ओवरथ्रो जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल जो रूल है, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इवन वैन सब्जेक्टेड टू इंटेंस टॉर्चर, जो उसको इतना सारा जो इंटेंस टॉर्चर दिया जाता है उसके बावजूद भी जैसे एक तो हम यहाँ पर टॉर्चर की बात करेंगे, फिर ब्राइबरी, जो उस पर ब्राइबरी के जो आक्षेप लगे थे, एंड कोर्सियन बाय कॉलोनियल अथॉरिटीज़, ही रिफ्यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ हिज रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपने जो क्रांतिकारी जो आइडियाज़ है, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं, उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ही व्यूज़ हिज स्ट्रगल नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अपराइजिंग, वो अपने जो स्ट्रगल है उसको एक पॉलिटिकली अपराइजिंग के तौर पे नहीं देखते हैं, बट एज अ मॉरल इम्पेरेटिव टू रिक्लेम द डिग्निटी, ठीक है, अपनी डिग्निटी पाने के लिए, अपनी ज़मीन पाने के लिए, लैंड एंड फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम पाने के लिए ऑफ द केनियन पीपल के लिए उनका ये स्ट्रगल होता है। देन करिस्मेटिक और स्पिरिचुअल लीडर, इसके बारे में बात करते हैं। बियॉन्ड ही इज़ बीइंग अ सीनियर मिलिट्री फिगर, यहाँ पर जो किमती है वो एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी, फिगर के रूप में भी आप देख सकते हो। हु ऑर्गेनाइज द माओ माओ, ठीक है, माओ माओ गोरिल्ला, जो एक वॉरफेयर है उसकी जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो किमती को पोर्ट्रेट किया गया है एज ए स्पिरिचुअल लीडर। हिज डीप कनेक्शंस टू द लैंड एंड द ओप्रेस्ड मासेस, लैंड और मासेस, ओप्रेस्ड मासेस जो सताए हुए लोग हैं, ठीक है, अलाउ करता है उसको टू रिलाई सोलिडेरिटी। ही डिज़र्व्स एज ए बेकन ऑफ होप और इंस्पायरिंग एवरीडे पीपल सच एज विमेन, ठीक है, विमेन, द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, गर्ल इन द प्ले टू टेक अप द मेंटल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो करिस्मेटिक एंड स्पिरिचुअल लीडर के बारे में बता देंगे। फिर सिंबल ऑफ मार्टिरडम थ्रू आउट हिज ट्रायल, जो उसका ट्रायल चल रहा होता है ना, कीमती ट्रायल किस तरह चल रहा होता है, उस पर जो ब्रिटिश रूल के अंडर में जो उस पर टॉर्चर होते हैं, जो ब्राइबरी के जो
एक इमेज बना दी जाती है, ठीक है। तो उस दौरान ये जो ट्रायल चल रहा होता है, कीमती स्टिल रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल कोर्ट। ओके, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग हिज पर्सनल एक्शंस ही ट्रांसफॉर्म द कोर्ट रूम इनटू अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। कोर्ट रूम को एक तरह से प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं टू इंडिक्ट द इनजस्टिस ऑफ इम्पेरियलिज्म है, और ही एक्सेप्ट हिज इम्पेंडिंग मार्टरडम knowing his sacrifice will inspire future generation. Man of the people, कीमती डिस्टेंस कर लेते हैं अपने आप को दूर कर लेते हैं फ्रॉम कॉलोनियल कोलैबोरेटर्स और एंड व्यूइंग देम एज ट्रेटर, उनको एक ट्रेटर की तरह वो देखते हैं। ही ड्राज हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम हिस्टोरिकल रूट्स एंड द कलेक्टिव टॉयलिंग मासेस, proving that his power comes directly from the people rather than individual ambition, ठीक है। तो मैन ऑफ द पावर, उसको वो ये बहुत बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो लोगों से आती है, ठीक है, ना कि कोई इंडिविजुअल एम्बिशन, उनकी कोई एक पर्सनल कोई इच्छा नहीं होती है, उससे नहीं आती है। उनके जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो ड्रॉ करती है हिज फ्रॉम हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं उसके, एंड फ्रॉम द कलेक्टिव टॉयलिंग मासेस से, उसको जो भी जो स्ट्रेंथ वो फील करते हैं, जो ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए जो ताकत वो फील करते हैं, वो उनको मासेस से मिलती है, ठीक है। देन हम कंक्लूजन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फैमिली इन द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास वुमन, ओके, इन आवर टाइम्स। रेफरेंस दिया है, मोहन राकेश का प्ले है हाफ वे हाउस। हाफ वे हाउस से इंस्पायर होते हुए आपको जो आज के जो हमारे मिडिल क्लास के जो वर्तमान टाइम में जो मिडिल क्लास वुमन है, उसकी रोल बताना है आपको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फैमिली इन द लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास वुमन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हाफ वे हाउस से अक्सर पूछा जाता है, ठीक, ओके। तो आंसर लिखेंगे हम कि इन मोहन राकेश प्ले हाफ वे हाउस आधे अधूरे इज़ डिपिक्टेड एज एन ऑप्रेसिव, ठीक है, ऑप्रेसिव हो गया, कंट्राडिक्टरी इंस्टीट्यूशन है। ये सब बताएं फैमिली के बारे में। इन्होंने मोहन राकेश ने अपने प्ले हाफ वे हाउस में फैमिली को ऑप्रेसिव और कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्टीट्यूशन बताया। एंड फॉर द मिडिल क्लास वुमन, फैमिली जो है, फैमिली एक्ट करती है एज बोथ अ सोर्स ऑफ इमोशनल टुगेदरनेस एंड अ साइट ऑफ एम्परामेंट, demanding absolute self-sacrifice while denying her personal autonomy और individual identity, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो मोहन राकेश है, उन्होंने मध्य वर्गीय मिडिल क्लास वुमेन के लिए परिवार को जो है एक भावनात्मक, ये मत बोलना कि इंग्लिश का पेपर है हिंदी में क्यों लिख रहे हो, एक भावनात्मक जुड़ाव का एक सोर्स होने के साथ साथ एक कई ऐसी जगह पर भी उसको एक फंसा हुआ दिखाने की कोशिश की है, जो एक तरह से उस लेडी का एक मतलब पूरी तरीके से उसका सेक्रीफाइस मांगता है, जबकि उसकी अपनी कुछ फ्रीडम हो सकती है, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी भी हो सकती है, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं, नकार दिया जाता है, ठीक है। देन अब एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। पहली हेडिंग है द बर्डन ऑफ इमोशनल और फाइनेंशियल लेबर इन हाफ वे हाउस। द प्रोटोगोनिस्ट कौन है? सावित्री। सावित्री को एक इस तरह से सर्व किया गया है, प्रेजेंट किया गया है एज द सोल ब्रेड विनर ऑफ हर फैमिली, ठीक है। ओवरटर्निंग द ट्रेडिशनल पेट्राइचल डायनामिक्स, येट द फैमिली स्ट्रक्चर फोर्स करता है उसको टू बेयर द डबल बर्डन। कैसे? शी मस्ट फुलफिल हर
ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक तो ये हो गया। दूसरा, साइमल्टेनियसली सस्टेनिंग द हाउस होल्ड फाइनेंशियली। Instead of offering a nurturing sanctuary, the family becomes a space of chronic anxiety. Chronic anxiety बन जाता है सावित्री के लिए, और इकोनॉमिक ड्रेजरी। ठीक है, तो द बर्डन ऑफ इमोशनल और फाइनेंशियल लेबर की तरह उसको दिखाया गया है, ये बता देंगे हम। क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस एंड मॉडर्न aspirations. This play explores the deep tension between societal expectations, ठीक है, कौन कौन सी, such as demand to remain a devotee wife, एक डिवोटी वाइफ की तरह रहने के लिए उसको बोला जाता है, और एक आइडियल मदर, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है सावित्री से, एंड अ वुमन्स मॉडर्न डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंडिपेंडेंस। सावित्री के जो हस्बैंड है महेंद्र नाथ, उसको रिप्रेजेंट किया गया है ट्रेडिशनल पेट्रियार्चल ईगो। ठीक है, येट ही रिलाइज कम्प्लीटली ऑन हर इनकम, उसकी इनकम पर ही वो रिलाई करता है, क्रिएटिंग इन सब के बावजूद भी ही इज़ क्रिएटिंग अ टॉक्सिक पावर स्ट्रगल। तो दो फैमिली जो है दैट अल्टीमेटली फंक्शंस एज अ इंस्टीट्यूट दैट stifles Savitri's agency and leaving her alienated with her own home. ओके, तो ये जो क्लैश था बिटवीन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, जिसमें उसको एक डिवोटी वाइफ बन के रहना था, आइडियल मदर, ठीक है, और मॉडर्न एस्पिरेशंस के साथ साथ इन दोनों में जो क्लैश आ रहा था वो आपको बता देना है। ठीक है, मेटाफर फॉर मिड सेंचुरी स्टैग्नेशन। ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे कि जो क्रम्बलिंग हाउस होल्ड होता है ना ऑफ द प्ले, वो मिरर करता है ब्रॉडर मिडिल क्लास एक्सपीरियंसेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। द फैमिलीज डिसफंक्शन, जो फैमिली एक तो होता है फैमिली का अपना एक फंक्शनल फैमिली होती है जिसमें सारे काम अपने आप ठीक ठीक से होते रहते हैं, बट यहाँ पर क्या बताया कि जो फैमिली का डिसफंक्शन है वो एक्सपोज करता है द फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन बॉन्ड, ओके, इन द फेस ऑफ मटीरियल और आइडियोलॉजिकल क्लासेस। अब सावित्री की सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो सावित्री है उसकी जो सिचुएशन है दैट हाईलाइट्स द plight of modern middle class women who find themselves caught between the unfulfilled promises of progressive autonomy and the lingering restrictive frameworks of traditional family obligations। ठीक है, तो जो मेटाफर यूज़ किए गए हैं उसके बारे में बता देना। फोर्थ है कैरियर एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। द फैमिली का जो रोल है, द फैमिली रोल इन शेपिंग सावित्रीज लाइफ। ठीक है, यहाँ जो सावित्री की जो लाइफ की बात हो रही है दैट एक्सटेंड्स टू हर करियर चॉइसेस और पर्सनल फुलफिलमेंट। सोसाइटल प्रेशर, जो सोशल प्रेशर है उसके ऊपर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो सोशल प्रेशर है दैट प्रायोरिटाइज फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर पर्सनल एस्पिरेशंस, क्रिएट करता है एक पाइगनेंट स्ट्रगल फॉर सावित्री। सावित्री की जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो और उसकी जो पर्सनल जो इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, इन दोनों के बीच में वो एक तरह से एक क्लैश के बीच में फंस के रह जाती है। ठीक है, और वो एक स्ट्रगल बन जाता है सावित्री की लाइफ के लिए। कंक्लूजन लिखेंगे कि इन हाफ ए हाउस द फैमिली सर्व्स एज बोथ अ सपोर्ट सिस्टम, एक तो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है वो, एंड एक होता है कंस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं in the life of a middle class woman. It embodies the clash between traditional value और modern aspirations.
ये शेप करता है द प्रोटोगोनिस्ट आइडेंटिटी। प्रोटोगोनिस्ट कौन है? सावित्री। ओके, दिस नॉवल पोर्ट्रेज द इंट्रिकेट डायनामिक्स ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस ऑन अ वुमन्स लाइफ और रिफ्लेक्ट करता है द ब्रॉडर सोसाइटल कंटेक्स्ट ऑफ मिडिल क्लास वुमेन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। इतना सा बस लिख देना कंक्लूजन में, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन करेंगे जो कि है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ एन डेवर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया है? ऑल माई सन से। ठीक है, ऑल माई सन से क्वेश्चन है। ऑल माई सन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट प्ले है और इसमें से कैरेक्टर्स कैसे तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एन की। ठीक है, एन, हु इज़ एन? तो एन डेवर जो है, शी इज़ द वन ऑफ द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स। ओके, इंट्रो में हम यही लिखेंगे। और शी इज़ द डॉटर ऑफ स्टीव डेवर। स्टीव डेवर ये कौन है? जो है ना, ये उनके फ्रेंड है। ठीक है, उनके बिजनेस फ्रेंड है। और स्टीव डेवर जो है, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव एयरप्लेन सिलेंडर हेड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, और जो एन है, एन के बारे में अगर हम बात करें तो शी इज़ इंटेलिजेंट, कंपनसेट, compassionate, courageous। ठीक है, courageous भी है और morally very strong। ठीक है, morally क्या है? strong lady है। थ्रू हर कैरेक्टर हम बात करेंगे, मिलर जो है एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रुथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव और जस्टिस। मतलब ये जो एंडेवर है, इसके कैरेक्टर के थ्रू वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ के बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लव और जस्टिस। ओके, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे सिंबल ऑफ ट्रुथ एंड मोरल इंटीग्रिटी। ये एन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो कैसे सिंबल है ट्रुथ और मोरल इंटीग्रिटी का? कि एन जो है, व्हेन शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट लाइज, वो झूठ को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, एंड लाइज एंड बिलीव्स दैट जस्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली लॉयल्टी। ठीक है, वो इस चीज़ को मानती है। अनलाइक जो कैलर, जो कैलर जो हैं, हु हाइड्स द ट्रूथ ऑफ प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ठीक है, जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस झूठ को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। एन इज़ डिटरमाइंड, एन यहाँ पर शी इज़ अ डिटरमाइंड गर्ल टू एक्सपोज द रियलिटी। ठीक है, शी बिलीव्स दैट पीपल मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो ये कहती है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर देयर एक्शंस। जो भी वो काम कर रहे हैं उसके प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए। इवन वैन द कॉन्सिक्वेंसेज आर पेनफुल, अगर परिणाम पेनफुल है तो भी, तो वो इन सब बातों के बारे में सोचते हैं। तो हर मोरल करेज जो है ना, दैट कंट्रास्ट शार्पली विद जो कैलर्स सेल्फिशनेस। ठीक है, जो के साथ जो सेल्फिशनेस है उसके साथ उसकी जो मोरल करेज है वो एकदम से कंट्रास्टली वो मैच नहीं हो पाता है। सेकंड है, ये जो मैं हेडिंग लिखवा रही हूँ ना, ये नोट करते जाना, ये हेडिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से ये सारे जो हेडिंग्स है वो तो कम से कम नोट करते रहना वीडियो देखने के साथ साथ। फिर सेकंड पॉइंट है रिलेशनशिप विद लैरी और क्रिश, ये दोनों भाई थे, यू नो। तो एन वॉज वंस इंगेज्ड विद लैरी केलर, इसके साथ जो है इंगेजमेंट हो गई थी बिफोर ही वेंट मिसिंग इन द वॉर। जब वो वर्ल्ड वॉर में खो जाता है ना, उससे पहले लैरी और एन की क्या हो जाती है, इंगेजमेंट हो चुकी होती है। ऑल दो जो केट केलर है दैट कंटिन्यूज टू बिलीव दैट लैरी इज़ अलाइव, एन हैज़ एक्सेप्टेड हिज डेथ, एन उसकी डेथ को एक्सेप्ट कर चुकी होती है, एंड मूव्ड ऑन विद हर लाइफ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। शी फॉल्स इन लव विद क्रिस केलर, ये जो दूसरा भाई है
she fell in love with him because she recognized that life must continue despite tragedy. कि लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, किसी भी अगर लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो कहीं रुकना नहीं चाहिए, लाइफ मस्ट गो ऑन. तो हर डिसीजन रिफ्लेक्ट्स इमोशनल मैच्योरिटी और पर्टिकुलरली रादर देन डिसलॉयल्टी. ठीक है, मतलब यहाँ पर उसका वो जो उसका जो एक नेचर दिखाया गया है, उसका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो रिफ्लेक्ट करती है इमोशनल मैच्योरिटी, कि वो इमोशनली कितनी मैच्योर है. और पर्टिकुलरली अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि शी वॉज इंगेज्ड विथ लैरी बट आफ्टर व्हेन ही गोट मिस्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही वॉज फेल इन लव विथ क्रिस. तो देखा जाए तो अगर एक नॉर्मल नज़रों से देखा जाए तो ये सोचेगा, हर कोई ये सोचेगा कि शी वॉज चीटिंग विद लैरी. ठीक है, और शी स्टार्ट इन रिलेशनशिप विद क्रिस. बट यहाँ पे वो जो उसकी इमोशनल मैच्योरिटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है रादर देन डिसलॉयल्टी. ठीक है, कैसे? जो उसने बोला ना कि लाइफ शुड मस्ट गो ऑन, कि अगर लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई है तो वो दुख मनाने मत बैठो, कीप गोइंग ऑन. स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, कैसे? एन को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है जैसे शी इज़ एज इंडिपेंडेंट वुमन हु मेक्स हर ओन डिसीजन. वो अपने जो डिसीजन है वो खुद लेती है. ठीक है, एंड शी रिफ्यूज टू रिमेन ट्रैप्ड बाय द पास्ट और बाय केट्स अनरियलिस्टिक होप. जो मदर है यहाँ पर केट, उसकी जो एक अनरियलिस्टिक होप है कि लैरी विल कम एनी डे, तो उस ट्रैप में वो नहीं फंसती है. ठीक है, मतलब उस चीज़ों में नहीं फंसती कि भाई एक आदमी चला गया है तो उस चीज़ को कंटिन्यू सोचते रहो, तो वो वहाँ से मतलब इस जो ये सारी एक जो मनोवैज्ञानिक या मनोदशा जो हो जाती है ना, उससे वो बाहर निकल जाती है. ठीक है, अपने आप को उसमें उलझाए नहीं रखती है. तो डेस्पाइट नोइंग दैट हर रिलेशनशिप विद क्रिस विल अपसेट द केलर फैमिली, वो उसको ये भी पता है कि क्रिस के साथ जो उसका रिलेशनशिप है, उसको ये जानने के बाद जो केलर फैमिली है दे विल बी अपसेट विद हर. शी स्टैंड्स बाय हर डिसीजन विद कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी. उसके बावजूद भी वो अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंटली स्टैंड रहती है. अब बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद केट केलर, जो मदर है क्रिस की. तो एंड्स का जो सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है विद केट केलर, केट कैन नॉट एक्सेप्ट एंड्स मैरिज विद क्रिस. वो एक्सेप्ट नहीं करती है बिकॉज ये करने से क्या होगा कि जो वो ये एडमिट नहीं करना चाहती कि लैरी इज़ डेड. अगर वो डेड है तभी तो क्रिस और एन की इंगेजमेंट हो पाएगी ना. बट जो केट है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती. एन जो है शी पेशेंटली आर्ग्यूज विद केट बट डजेंट सरेंडर टू इमोशनल प्रेशर. ठीक है, दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है द लार्जर स्ट्रगल बिटवीन इल्यूजन और रियलिटी दैट टर्न्स थ्रू आउट द प्ले. ठीक है, इल्यूजन में कौन होती है? केट होती है. रियलिटी में कौन होती है? एन. तो इस चीज़ के बीच एक संघर्ष चलता रहता है जो पूरे ही प्ले में दिखाया गया. द लेटर फ्रॉम लैरी, जो लैरी लेटर लिखता है ना वर्ल्ड वॉर में जाने से पहले, तो एंड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन था टू द प्ले इज़ रिवीलिंग लैरीज फाइनल लेटर. ठीक है, फाइनल लेटर जो इंट्रोड्यूस करती है एन टू द फैमिली. लैरी एक्सप्लेन्स दैट ही प्लान्स टू कमिट सुसाइड. उस लेटर में लिखा होता है कि लैरी एक्सेप्ट करता है, किस तरह से वो एक्सप्लेन करता है कि ही प्लान्स टू कमिट सुसाइड आफ्टर लर्निंग अबाउट हिज फादर्स क्राइम बिकॉज ही कैनॉट लिव विद द शेम. जो उसके फादर ने किया है उस शेम के साथ वो नहीं जी सकता. एन कीप्स द लेटर हिडन. एन जो है उस लेटर को हमेशा छुपा के रखती है अंटिल द ट्रुथ मस्ट बी रिवील्ड, जब तक सच सामने नहीं आता. And when she finally produced it, it destroys Joe Keller's last hope of escaping responsibility and leads to his realization of guilt. ठीक है, तो ये letter become the turning point of this drama. ओके, और इस लेटर के मिलने के बाद ही जो हैं उनकी ये सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं कि किस तरह से जो उन्होंने
एक जो गुनाह किया था उससे वो किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है, और अपने रियलाइजेशन के लिए उनको गिल्ट होने लगता है, ठीक है। एजेंट ऑफ चेंज, एन का जो अराइवल है ना इस प्ले में एट द केलर्स हाउस होल्ड दैट सेट्स द एंटायर एक्शन ऑफ द प्ले इन मोशन। एक गति मिलती है पूरे ही प्ले में एन के आने के बाद इस प्ले में। हर प्रेजेंस रिवाइव्स ओल्ड मेमोरीज और फोर्स हिडन ट्रूथ्स, ठीक है, ये नई नई चीज़ें जो है सामने आती हैं। हिडन ट्रूथ क्या था वो लेटर के बारे में, और challenges the false peace maintained by the Keller family, and she becomes the catalyst through whom the truth is finally revealed. अब अगर क्रिटिकल एवेल्यूएशन की बात करें हम थोड़ा सा, तो क्रिटिक्स जो है इट्स अ मोरल वॉइस ऑफ ऑल माई सन्स, है ना। तो शी presents that honesty, justice, emotional strength. While she is gentle or compassionate, she is also firm when and she also faced with deception. तो हर willingness to reveal Larry's letter he demonstrate करता है truth, however पेनफुल भी है वो, ठीक है, एंड ये नेसेसरी था फॉर जस्टिस और हीलिंग के लिए। तो थ्रू आउट जो एन है यहाँ पर, एंड ऑर्थर मिलर एम्फसाइज करता है दैट जेन्युइन रिलेशनशिप कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन दे आर बेस्ड ऑन ऑनेस्टी रादर दैन इल्यूजन। कंक्लूजन लिख देंगे, कंक्लूजन बताएंगे, एंडेवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल कैरेक्टर ऑल माई सन्स। शी combines kindness with moral courage, emotional resilience, and by accepting reality, exposing the truth, or encouraging responsibility, she becomes a force for justice in the play. Her character reinforces Arthur Miller's message that individual must accept responsibility not only for their families, सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से एंडेवर स्टैंड्स एज द मोस्ट मोरल सेंटर और कैटलिस्ट ऑफ द दिस ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी हेडिंग्स है ये नोट कर लेना। एग्जामिन द टाइप्स ऑफ स्टेजेस दैट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेजेस हैं, जो ड्रामा करने के लिए जो स्टेज होते हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम, ठीक है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, और इसमें कई बार बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो वो जो इवॉल्व हुए हैं स्टेजेस की, जो ड्रामेटिक स्टेजेस आए हैं, क्लासिकल था, ग्रीक था, रोमन थे, तो वो कैसे इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम वो आप नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ के जाना। चलिए, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे स्टेजेस हैव इवॉल्व फ्रॉम ओपन एयर क्लासिकल, ग्रीक, ठीक है, एम्फी थिएटर इनटू आर्किटेक्चरल फ्रेम्स ऑफ रेस्टोरेशन, ठीक है। इवॉल्व कैसे हुए? ओपन एयर क्लासिकल ग्रीक एम्फी थिएटर से चेंज हुए ये आर्किटेक्चरल फ्रेम्स ऑफ रेस्टोरेशन, एंड फाइनली इनटू द फ्लेक्सिबल इंटीमेट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉडर्न थिएटर, ठीक है। चलिए, यस, ये जो इवोल्यूशन हुआ था ना, तो दिस इवोल्यूशन डायरेक्टली शेप्ड हाउ ऑडियंस जो है वो इंटरेक्ट करती है विद परफॉर्मेंस एंड नेसेसिटेड एंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ एक्टिंग और स्टैगिंग। ये जो इवॉल्व हुआ था ना, ये सारी चीज़ें, ये एक तरह से इसका एक जो परिणाम ये हुआ था कि इसने ऑडियंस को और जो आर्टिस्ट थे उनके बीच जो एक संवाद होता था ना, जो एक डायलॉग होता था, उसके तरीके जो चेंज कर दिए थे और उनको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। और एक जो एक्टिंग होती है ना, एक्टिंग और स्टेज को एक अलग ही फॉर्म में पेश किया जाने लगा था।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक एक हेडिंग पर बात करेंगे। वो हेडिंग्स ज़रूर नोट कर लिया करो जो मैं लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं याद रहा ना, तो अगर तुम्हें हेडिंग्स याद रह जाएंगी जो मैं पॉइंट्स बनाऊँगी, तो भी तुम कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसको उस आंसर को बना के आ जाओगे, तुम खाली छोड़ के नहीं आओगे। तो मैं जो हेडिंग्स बना रही हूँ वो ज़रूर नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट लिखेंगे क्लासिकल स्टेज, जिसमें ग्रीक और रोमन के बारे में बात करेंगे। ग्रीक जो है वो परफॉर्म करते थे, देयर परफॉर्मेंसेस जो होती थी, दे वर हेल्ड इन लार्ज, मैं ग्रीक के बारे में लिख देती हूँ। जो परफॉर्मेंसेस होती थी, वो जो जगह होती थी वो लार्ज होती थी, ओपन एयर होती थी, ठीक है, एम्बी थिएटर विथ अ सर्कुलर एक्टिंग एरिया, ठीक है, एक सर्कुलर एक्टिंग एरिया होता था जिसमें विद द ऑर्केस्ट्रा एंड पर्टिकुलरली सराउंडेड बाय द ऑडियंस, ठीक है, एक पूरा सर्कल होता था जिसके चारों तरफ ऑडियंस बैठी होती थी, और बीच में जो है वो जो एक्टर्स होते थे वो अपना एक्टिंग करते थे, अपना प्ले करते थे। अब रोमन स्टेजेस की अगर हम बात करें, तो रोमन स्टेजेस जो सिंप्लीफाइड बाय दिस बिल्डिंग ऑन इन फ्लैट ग्राउंड, जो इनकी बिल्डिंग होती थी ना वो फ्लैट ग्राउंड पर होती थी, एंड इंट्रोड्यूसिंग अ वॉल एट द बैक ऑफ द स्टेज। जो स्टेज होता था ना, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, हंसना मत, तो यहाँ ये जो वॉल होती थी, ये जो वॉल होती थी स्टेज के पीछे की, ये दैट वाज द बैक ऑफ द स्टेज टू एक्ट एज अ परमानेंट बैकड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सीन होते थे बैक स्टेज वाले, वो सारे इसी वॉल पर होते थे। देन एलिजाबेथन और प्लेटफॉर्म स्टेजेस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस, स्टेजेस लाइक शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर की अगर हम बात करें, देयर वर रेज्ड वुडन प्लेटफॉर्म्स एक्सटेंडिंग इनटू एन ओपन यार्ड। जो प्लेटफॉर्म होते थे वो वुडन प्लेटफॉर्म होते थे और एक्सटेंडेड इनटू ओपन यार्ड, मतलब बहुत खुली जगह में काफ़ी लंबा चौड़ा वो होता था, और ऑडियंस स्टूड और सेट ऑन 3 साइड्स। जो ऑडियंस थी वो 3 साइड में कुछ खड़े रहते थे, बैठते भी थे, क्रिएटिंग अ हाईली इंटीमेट मतलब ऑडियंस जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व होती थी उस प्ले में, एंड फ्लूइड एनवायरनमेंट दैट रिलाइड हैविली ऑन द स्पोकन वर्ड रादर देन एलोबरेटेड सीनरी, ठीक है। देन द रेस्टोरेशन और प्रोस्केनियम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। 17th सेंचुरी में, ठीक है, जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो पॉपुलराइज हुआ था, उसने पॉपुलराइज किया था, जो प्रोस्केनियम स्टेज था उसको पॉपुलर किया था। इसमें क्या चीज़ें होती थी, दैट फीचर्स एन आर्किटेक्चरल आर्क जो होता था वो सेपरेटिंग करता था परफॉर्मर्स फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है, एक तो परफॉर्मर होते थे उन और एक होता था ऑडियंस, इनको अलग अलग कर देता था। मतलब अभी तक जो हम बात करते आ रहे हैं ना कि ऑडियंस भी वहीं शामिल होती थी, पर यहाँ पर क्या था, दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया था। ये जो फ्रेम था ये एक तरह से पिक्चर विंडो टाइप का फ्रेम था, एंड इट वाज डिज़ाइन टू अलाउड फॉर एलाबरेट मूवेबल सीनरी, स्पेशलाइज्ड लाइटिंग और क्लियर और फोकस्ड व्यू ऑफ द एक्शन। तो ये इसकी ख़ास बातें थी जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे। देन थर्स्ट स्टेजेस, ये थर्ड स्टेजेस जो था ये था एक तरह से ब्रिज था बिटवीन इट वाज अ ब्रिज बिटवीन रेनाइसेंस और प्रोकेनियम। कैसे था कि अ थर्ड स्टेज प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड वाइल द ऑडियंस सिट्स ऑन 3 ऑफ द साइड्स, ठीक है, जहाँ पर जो परफॉर्म हो रही होती है तो उसके 3 साइड में ऑडियंस बैठती थी। इस तरह से इसको बनाया गया था, एंड दिस लेआउट फोस्टर करता था एक्टर ऑडियंस इंटीमेसी ऑफ क्लासिकल स्टेजेस वाइल अकोमोडेटिंग मॉडर्न टेक्निकल एडवांसमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो थर्ड स्टेज था ये एक तरह से ब्रिज था बिटवीन रेनाइसेंस और प्रोस्केनियम के बीच में, और यहाँ पर जो मेन चीज़ थी वो था ऑडियंस 3 साइड में बैठती थी, और ऑडियंस और जो प्ले होता था
ठीक है। उसके बीच में एक इंटीमेसी, एक बॉन्ड बनाने के लिए इस तरह के स्टेजेस का यूज़ किया जाता था। उसके बाद आता है एरेना स्टेजेस, थिएटर, जो थिएटर होते थे, जो राउंड थिएटर होते थे, उनको बोलते हैं। तो दिस एक्टिंग एरिया इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर में ये एक्टिंग एरिया होता था और कम्प्लीटली सराउंडेड बाय रोज ऑफ सिटिंग, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो है वो ऑडियंस बैठी होती थी। दिस कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिप्स अवे कन्वेंशनल सीनरी टू एम्फसाइज रॉ एंड साइकोलॉजिकल एक्टिंग, ठीक है, और कुछ इंटेंस ऑडियंस इंगेजमेंट, ठीक है। इन दोनों का एक तरह से मर्ज होती थी ये चीज़। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल और ब्लैक बॉक्स स्टेजेस। मॉडर्न और एवेंट ग्रेड जो ड्रामाज होते थे, दे ऑफन यूटिलाइज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स क्या किस तरह से कंसिडर किया गया था, इट्स अ वर्सटाइल, ठीक है। एम्प्टी रूम, पेंटेड, एक एम्प्टी रूम होता था जिसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता था। तो जो सिटिंग होती थी, सिटिंग वॉज नॉट फिक्स्ड, सिटिंग वॉज नॉट फिक्स्ड, कि बैठने की कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता था। और अलाउिंग टू स्टेज टू बी अरेंज्ड एज एन अरेना, प्रोस्केनियम और थर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई हमारी। तो जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स हैं वो एक बार नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। टेक केयर।